हेलो दोस्तों, ओमकार इंस्टीट्यूशन में आपका स्वागत है। और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस ऑपरेशन सीरीज में, जिसमें हम मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को यहां पर डिस्कस करेंगे। इस क्लास का फॉर्मेट रहेगा दोस्तों वीकली, मतलब वीक में हम एक बार जो है इस क्लास को लेंगे और सारा जो है हमारा एक वीक का जितना भी मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करें उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, इस पूरी क्लास का एक फॉर्मेट रहेगा जिसको आपके लिए समझना जरूरी है। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स की, तो हम मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे ही। इसके साथ साथ दोस्तों 1 से लेके 10 यूनिट तक का एमपीपीएससी प्रीलिम्स को विशेष रूप से इसमें ध्यान रखा जाएगा। और 1 से लेके 10 यूनिट जो है हमारे प्रीलिम्स की, एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो 1 से लेके 10 यूनिट है, उन 10 यूनिट्स के स्टैटिक क्वेश्चन जो हमारे करंट से यदि रिलेटेड होंगे तो उनको भी हम यहाँ पर बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे, जिससे आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यदि तैयारी कर रहे हो, यदि आपका टारगेट 2026 है प्रीलिम्स, तो आपको ये जो है करंट अफेयर्स की क्लास जो है आपके लिए बहुत बेहतर साबित होने वाली है। इतना मैं विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूँ कि पूरी क्लास देखने के बाद आपको एहसास होगा कि इसमें निश्चिंत ही बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत की गई है। आपको बहुत अच्छा मजा आएगा इसमें, इस क्लास को देखने में। इसके साथ साथ दोस्तों न केवल करेंट अफेयर से, इसमें मेंस के भी कुछ बिंदु जो आपके मेंस में आपकी मदद करेंगे उन पर हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इंटरव्यू तक एक अच्छी समझ बने, उन सारे बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो, ये क्लास है हमारी ऑपरेशन सीरीज, और इस ऑपरेशन सीरीज में हम हर क्वेश्चन को बेहतर तरीके से क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। यदि आपने इसके पहले भी हमारी ऑपरेशन सीरीज से करंट अफेयर्स देखा होगा तो आपको एहसास हुआ होगा कि वहां से कितने सारे क्वेश्चन बने हैं। एमपी से भी बने हैं दोस्तों, और नेशनल इंटरनेशनल का जो हम करंट अफेयर डिस्कस करते थे वहां से भी क्वेश्चन बने हैं। लेकिन फिर से हम इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं एक नई दिशा से, और इस दिशा में हम ध्यान देंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को। देखो, एग्जाम बहुत सारी है, आने वाली अपकमिंग एग्जाम में आपको बता देता हूँ। ये है एमपीपीएससी, जिसमें हम 2026 की एमपीपीएससी प्रीलिम्स को टारगेट करेंगे इस करंट अफेयर्स के साथ में। फिर दोस्तों एमपीएसआई, ये भी आने वाली है अभी 25 में, तो इसको भी हम बेहतर तरीके से यहाँ पर इस करंट अफेयर्स के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। फिर है एमपीएफएसओ, फूड सेफ्टी ऑफिसर। इसमें भी पहली 5 यूनिट जो है दोस्तों, 1 से लेके 5 यूनिट तक पार्ट ए जो रहेगा, उस पार्ट ए को भी हम समग्रता के साथ यहाँ पर करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर कंप्लीट करेंगे। तो ये क्लास जो है आपको इन अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बेहतर तरीके से जो है प्रिपेयर की गई है। आप बस इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ओवरऑल अगर मैं एक बार फिर से आपसे कहूं, तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को यदि आप टारगेट कर रहे हो, तो ये करंट अफेयर जो हम मार्च से शुरू कर रहे हैं यहाँ से अब ये कंटिन्यू रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों स्टेटिक पोर्शन जो भी है 1 से लेकर 10 यूनिट तक का जो हमारे करंट से संबंधित होगा, वो सारा हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं बताऊंगा किस प्रकार जो है आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से जो है यहाँ से प्रश्न बनेंगे करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर, उन सारी बातों को मैं यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करवाऊंगा। लेकिन आपको अभी इतना मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि यदि आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को टारगेट कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बेहतर साबित होने वाली है। इसके साथ साथ आपका स्टैटिक क्वेश्चन वाले जो भी प्रश्न बनते हैं स्टैटिक क्वेश्चन से संबंधित, स्टैटिक क्वेश्चन देखते हो आप दोस्तों, हर बार जो है प्रश्न आते ही हैं ऐसे, तो वो सारे प्रश्न भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फिर आपको इस पूरी क्लास कंप्लीट होने के बाद आपको लग जाएगा कि हाँ, इसमें वो सारी बातें जो है जिस पर हमने अभी चर्चा की। ये कुछ कोर्स है, इनके बारे में भी मैं बताऊंगा। पहले शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से दोस्तों। हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में बागेश्वर धाम चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान की नींव रखी गई है? किसकी दोस्तों? बागेश्वर धाम चिकित्सा विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान। तो यह जो है चिकित्सा से संबंधित बात कर रहा है, चिकित्सा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान से। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यदि आप चिकित्सा की बात करते हो, है ना, यदि आप चिकित्सा की बात करते हो तो आप चिकित्सा में आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यदि छठी यूनिट जो है 6 यूनिट को देखोगे तो उसमें चिकित्सा शिक्षा जो है एक अच्छा महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो देखो, ये करेंट से संबंधित भी है, लेकिन इससे संबंधित यूनिट 6 से यदि आप देखोगे एक टॉपिक दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल। तो स्वास्थ्य भी चिकित्सा से संबंधित है, और शिक्षा जिसमें हम तकनीकी शिक्षा देखेंगे, उच्च शिक्षा देखेंगे, स्कूली शिक्षा देखेंगे, और एक चिकित्सा शिक्षा भी देखेंगे। तो करेंट अफेयर्स के हिसाब से इसको ध्यान रखिए। ये कहाँ पर जो है दोस्तों इसको शुरू किया गया है, इसका शिलान्यास किया गया है छतरपुर में। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा, छतरपुर के गढ़ा में। ठीक है, छतरपुर के गढ़ा में
यहाँ पर 218 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पर सारी बात समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों, चिकित्सा शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय जो है और कुछ महाविद्यालय जो है, इन्हें भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ये भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस पोर्शन को भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। करेंट अफेयर्स के साथ साथ हम वो सारी बातें भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो उस करेंट से संबंधित है और जो हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखकर जो है हमें देखना होगा। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं गजरा राजे मेडिकल कॉलेज। देखो दोस्तों, ये है 1946 में स्टैब्लिश किया गया था और कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार महात्मा गांधी मेमोरियल इंदौर में है, 1948 में स्टैब्लिश। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल 1955 में स्टैब्लिश। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जबलपुर में स्टैब्लिश किया गया 1955 में। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ मिलेगा दोस्तों? रीवा में मिलेगा 1963, इसे भी ध्यान रखिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये कहाँ है? विदिशा में है। और बुंदेलखंड चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ मिलेगा? सागर में। और ये 2009 में स्टैब्लिश किया गया। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ अब बात निकली है छतरपुर की, तो छतरपुर को भी एक बार यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। देखो, छतरपुर की अगर बात करें तो बुंदेला राजा छत्रसाल ने 1707 ईस्वी में छतरपुर की स्थापना की थी। किसने की थी दोस्तों? छत्रसाल ने। कब की थी? 1707 में। 1707 में एक और डेट है, याद रखिएगा, जो एग्जाम में पूछी जाती है। औरंगजेब जो था, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 1707 में ही हुई थी। ये बात भी आप ध्यान रखना। बात केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1707 की बात निकली है, तो दो बात आप यहाँ पर याद रखिएगा। छतरपुर की स्थापना छत्रसाल ने 1707 में, और 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चंदेल शासकों की राजधानी होने के कारण छतरपुर को जेजाक भुक्ति भी कहा जाता है। किसे जेजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता है? तो छतरपुर को। ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में चंदेलों द्वारा निर्मित खजुराहो मंदिर को यूनेस्को द्वारा 1986 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो खजुराहो के जो मंदिर है, इनको यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया? 1986 में। ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। खजुराहो नृत्य समारोह प्रतिवर्ष 1976 से मनाया जाता है। दोस्तों, ये सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है, सारी बात आप एक बार यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिएगा। छतरपुर में एक मेला भी लगता है जिसे जल बिहारी का मेला कहा जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जल बिहारी का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है दोस्तों? छतरपुर में। ठीक है, जब भी जल बरसेगा तो आपको छतरी खोलने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से भी आप इसको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलो, खजुराहो में कुछ विशेष महत्वपूर्ण मंदिर है। उन मंदिरों में प्रमुख है दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर और चतुर्भुज मंदिर। ये सारे मंदिर आपको कहाँ मिलेंगे? खजुराहो में मिलेंगे। ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये खजुराहो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। खजुराहो को स्थापत्य कला का तीर्थ भी माना जाता है और एशिया का सबसे बड़ा पनीर निर्यात संयंत्र कहाँ पर है? खजुराहो में। चरण पादुका, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चरण पादुका कांड, जिसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, इसका संबंध भी जो है कहाँ से है? छतरपुर जिले से। ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। प्रदेश का पहला शिल्प ग्राम यहीं पर स्थित है, छतरपुर में। और यहाँ पर अंगोर नामक स्थान, एक स्थान है दोस्तों अंगोर, जहाँ से क्या है? हीरे के भंडार प्राप्त हुए हैं। तो अंगोर नामक जो स्थान है, ये कहाँ है? छतरपुर में है। और यहाँ पर जो है हीरे के भंडार भी प्राप्त हुए हैं। आप जानते हो, हीरे के भंडार में केवल मध्य प्रदेश ही जो है देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर हीरा पाया जाता है। ठीक है, तो हीरे के भंडार में यदि आप देखोगे अंगोर नामक किसी स्थान को, तो आपको कहाँ पर मिलेगा? छतरपुर में मिलेगा। ये प्रश्न यहाँ पर याद रखिएगा। चलो आगे आते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। हाल ही में 8वीं, कौन से क्रमांक की? 8th क्रमांक की। तो हाल ही में 8वीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है। यह कब और कहां पर आयोजित की गई है? कब और कहां पर, दोनों बात बता रहा है। तो दोस्तों दोनों बात याद रखना। देखो, हुई कहां पर है? भोपाल में। लेकिन कब हुई है? 24-25 फरवरी 2025 को। दोनों डेट याद रखिएगा, दोनों डेट इंपोर्टेंट है। अब देखो देखो समझना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट क्या है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मतलब विश्व के जितने भी बड़े बड़े वहाँ के जो पूंजीपति लोग हैं, इन लोगों को अपने मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, और इसी बात को ध्यान में रखकर इस समिट का आयोजन किया गया था भोपाल में 24-25 फरवरी को। और यहाँ पर अच्छा खासा हमें निवेश प्रस्ताव जो है प्राप्त हुआ है। कितना प्राप्त हुआ है? देखो, सारी कहानी मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ दोस्तों। देखो, ये है, पहले हम इस पर बात करते हैं।
देखो टोटल अगर आप देखोगे कितना निवेश प्रस्तावित हुआ है, तो यहाँ हुआ है, ये करोड़ रुपए में बता रहा हूँ, लाख करोड़ रुपए में 30.77। देखो यहाँ पर आपको इस कलर के इसमें दिख नहीं रहा होगा, देखो ये है 30.77 लाख करोड़ रुपए। देखो यहाँ पर इतना हमें कुल निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, लेकिन ये 3 अलग अलग क्षेत्र में प्राप्त हुआ है। देखो यहाँ पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की अगर बात करूं या क्षेत्रीय उद्योग समिट की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें हमें 2.34 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो हमें 2.74 लाख लोगों को क्या करेगा, प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा। इसी तरह इंटरएक्टिव सेशन हुए हैं, उसमें 1.82 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर यह 1.32 लाख लोगों को क्या देगा, रोजगार प्रदान करेगा। और ये है हमारा GIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इसके अनुसार अगर आप देखोगे तो 26.61 लाख करोड़ रुपए जो है हमें यहाँ पर क्या हुए हैं, निवेश प्रस्ताव के रूप में प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर आप देखोगे ये 17.34 लाख लोगों को क्या देगा, यहाँ पर रोजगार प्रदान करेगा। और इस प्रकार कुल 21.40 लाख लोगों को हमारे यहाँ पर रोजगार मिलेगा। यहाँ पर अगर GIS 2025 से प्राप्त निवेश की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान आप रखिएगा, थोड़ा सा इंपोर्टेंट बात जो है वो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों इसकी थीम क्या थी, अनंत संभावनाएं। ये रख लीजिएगा, इसको याद रख लीजिएगा कि जो ये समिट हुई थी, इस समिट में अनंत संभावनाएं जो है इस वर्ष की हमारी थीम थी। और 2025 को हमने दोस्तों उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। ये ध्यान रखिएगा, 2025 जो है इसको उद्योग एवं रोजगार वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। और इस समिट की जो थीम थी वो थीम थी अनंत संभावनाएं। ठीक है, अनंत संभावना इस बात को दर्शाती है कि हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारी क्या है, अभी भी संभावनाएं हैं, जिससे हम हमारा क्या कर सके, विकास कर सके। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपको अच्छे से मैंने समझा दी है। आई होप ये सारी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी भोपाल की। यदि बात भोपाल हमारी राजधानी की हुई है तो थोड़ा सा इसको भी हम समझते हैं। देखो दोस्तों, जनसंख्या कितनी यहाँ पर, तो 23,71,061 जो है यहाँ पर हमारी जनसंख्या है, और लिंगानुपात है 918। ठीक है, साक्षरता है 80.4%, और जन घनत्व या पॉपुलेशन की डेंसिटी की अगर बात करो तो 855, तो 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर जो है उपस्थित है। और सर्वाधिक जो है यही हमारा जनसंख्या घनत्व है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, भोपाल है। और यहाँ पर डेंसिटी कितनी है, 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा, आपको ये बात वैसे भी पता होगी। जिले का क्षेत्रफल दोस्तों 2772 वर्ग किलोमीटर है। और भोपाल की स्थापना किसने की थी, दोस्त मोहम्मद खान ने की थी। दोस्तों ये प्रश्न MPPSC में पूछा गया है, MPPSC प्रीलिम्स में ये प्रश्न आया गया है कि भोपाल की स्थापना जो है आधुनिक रूप से अभी किसने की थी, तो दोस्त मोहम्मद खान ने। ये नाम याद रखिएगा, दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल की स्थापना की थी। लेकिन आपको कमेंट सेक्शन में मुझे एक बात बतानी है कि इसकी स्थापना जो है कब हुई थी। देखो या तो 1720 हो सकता है, 1724 हो सकता है, 1726 हो सकता है, और या 1728 हो सकता है। आपको मुझे एक बात यहाँ पर बतानी होगी कि इन चारों डेट्स में से कौन सा इसकी स्थापना का वर्ष होगा। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको कमेंट सेक्शन में बतानी है। राजा भोज द्वारा बसाया गया भोजताल, यह भी जो है वर्तमान में भोपाल में ही स्थित है, इसकी जानकारी भी आपको पता होगी। भोपाल जो है दोस्तों ये कितनी पहाड़ियों पर बसा हुआ है, 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। और ये 5 पहाड़ी कौन कौन सी है, कटारा हिल्स, श्यामला हिल्स, अरेरा हिल्स, वन ट्री हिल्स और ईदगाह हिल्स, है ना। तो ये 5 जो पहाड़ियां हैं इनका भी नाम आप यहाँ पर याद रखना। इसे झीलों की नगरी भी कहा जाता है, और देश का पहला एनर्जी पार्क यहीं पर स्थित है। देश का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान यहीं पर स्थित है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि भोपाल में जो है आपदा प्रबंधन संस्थान है, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये बात आप मुझे बताइएगा। तात्या टोपे स्टेडियम तथा ऐशबाग स्टेडियम यहीं पर स्थित है। और देश का प्रथम राष्ट्रीय सेलिंग नौकायन की अगर मैं बात करूँ स्कूल की, तो यह बड़ा तालाब में स्थित है। और बड़ा तालाब कहाँ पर है, भोपाल में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, 1972 को भोपाल को जिला बनाया गया, तथा इससे पहले यह सीहोर जिले की क्या थी, तहसील हुआ करती थी। ठीक है, ये जानकारी आपको पता होगी, इतनी बात आपको पता होगी। ये डेट याद रखना 1972। ठीक है, तो ये भोपाल की और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो भी देख लीजिए। सर्वाधिक विश्वविद्यालय वाला जिला, देखो सर्वाधिक विश्वविद्यालय यदि है तो वो कहाँ पर है, भोपाल में है। लेकिन आपसे एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि यह जो है विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है,
तो आपको जानकारी होनी चाहिए ये भोपाल में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी हमने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल महाविद्यालय देखा था, जो विदिशा में देखा था। अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने चिकित्सालय बताया था। तो एग्जाम में इस प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ मिलेगा? भोपाल में मिलेगा। और आगे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी भोपाल में है, राजा भोज खुला विश्वविद्यालय यह भी हमारे भोपाल में है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यह भी भोपाल में है, और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी भोपाल में। तो ये कुछ विश्वविद्यालय जो है हमारे भोपाल में है। ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। देखो दोस्तों, भोपाल की अगर बात निकली है तो थोड़े और फैक्ट देख लीजिए। एक व्यक्ति है जिसका नाम है चार्ल्स कोरिया, और ये है वास्तुकार, डिजाइनर है, और इसने हमारे राजधानी के कुछ प्रमुख प्रमुख भवन है उनको क्या किया है? डिजाइन किया है। ये कुछ प्रमुख भवन है जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, भारत भवन, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन और पर्यावरण भवन। तो इन सारे महत्वपूर्ण भवनों को किसने डिजाइन किया है दोस्तों? चार्ल्स कोरिया ने। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये इसके क्या है? वास्तुकार है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न भी बनते हैं। चलो, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आया है दोस्तों, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2047 तक कितने ट्रिलियन तक हो जाएगी? देखो, 2047 तक की क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे 1947 में हमारी क्या हुई? हमें स्वतंत्रता मिली, हम आजाद हुए, और इसके 100 वर्ष बाद ही जो है हमें क्या है? 2047 में हमारी अर्थव्यवस्था को क्या है? विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में ले जाना है। इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था का भी अपना एक लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया है कि हमें 2047 तक कितने ट्रिलियन? 2.1 ट्रिलियन तक जो है हमारी अर्थव्यवस्था को ले जाना है। ये इंपोर्टेंट बिंदु है 2.1, दोस्तों याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अब थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं संभावित। देखो, ये सारी बातें जो है ये संभावित है। जितने 2.1 ट्रिलियन का जो हमने अनुमान लगाया है ये क्या है दोस्तों? संभावित है। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्य की अर्थव्यवस्था अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद को वर्ष 2047-48 तक 2.1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, मतलब दोस्तों 248.6 लाख करोड़, मतलब अगर हम इसको डॉलर में देखेंगे तो 2.1 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर, और हमारे रुपए में देखेंगे तो 248.6 लाख करोड़ रुपए तक हमें इसे ले जाना है। ठीक है, इतना इसको हम बढ़ा सकते हैं। जो मौजूदा मतलब वर्तमान में कितना है? 164.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर, मतलब इसको जो है अगर रुपए में देखेंगे तो 13.6 लाख करोड़ रुपए जो है, इससे बढ़ाकर हमें कितना करना है दोस्तों? 248.6 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, इतनी बढ़ सकती है, ये एक संभावना है। और अगर इसको हम वृद्धि दर में देखेंगे तो 8.6% की CAGR से यह बढ़ सकती है। CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वार्षिक वृद्धि दर जो है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कितनी दोस्तों? 8.6% तक यह जो है बढ़ सकती है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलो, मध्य प्रदेश वर्ष 2047-48 तक भारत की जीडीपी में अपना योगदान मौजूदा 4.6% से बढ़ाकर कितना दोस्तों? 6.0% करने के लिए अच्छी स्थिति में है। यह जो है हमारा क्या है? एक संभावना के आधार पर हम जो ये बात कर रहे हैं, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये आप यदि मेंस लिख रहे हो इस बार, तो आप मेंस में भी इस प्रकार के आपका यदि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ लिखने का आता है प्रश्न, तो वहां पर ये सारी बातें आप डालकर अपना आंसर बेहतर बना सकते हो। ठीक है, चलो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। कृषि क्षेत्र वर्तमान में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितना दोस्तों? 43% योगदान करता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए विनिर्माण की हिस्सेदारी वर्ष 2047 तक बढ़कर 22.2% होनी चाहिए। ये सारे हमारे अनुमान हैं, इनको भी आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में शाला उपस्थिति वृद्धि के लिए किस जिले को प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? यहाँ पर शाला उपस्थिति वृद्धि दर में। ठीक है, और पुरस्कार कौन सा है? स्कॉच पुरस्कार। देखो, स्कॉच पुरस्कार पहले है क्या, इसके बारे में समझिए। देखो, यदि सामाजिक और आर्थिक रूप से यदि आप कुछ सकारात्मक परिवर्तन कर रहे हो किसी क्षेत्र में, तो ऐसी स्थिति में आपका जो सकारात्मक रवैया है किसी भी क्षेत्र को या सामाजिक और आर्थिक विषय की अगर हम बात करें, तो इनमें आपने यदि सकारात्मक रूप से अच्छा काम किया है तो आपको यहाँ पर इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर शाला उपस्थिति वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसे यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, और उस जिले का नाम है नर्मदापुरम। अगर नर्मदापुरम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो नर्मदापुरम को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार इनको यहाँ से सम्मानित किया गया है।
थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर नर्मदापुरम के बारे में अच्छे से जानेंगे। चलो, प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में विद्यार्थियों की शाला में नियमित उपस्थिति के लिए जिला कलेक्टर की पहल पर संचालित सिटी बचाओ बच्चे बुलाओ कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। कौन सा कार्यक्रम दोस्तों? सिटी बचाओ बच्चे बुलाओ। और जिले की इस पहल को इस वर्ष का प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि स्कॉच अवार्ड सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन के नेतृत्व के साथ समाज और शासन में लाभकारी परिवर्तनों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों नर्मदापुरम के बारे में। नर्मदापुरम जो है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बने हैं, इसीलिए मैं सारे फैक्ट जो है आपके लिए यहाँ पर इनको मैंने कर दिया है। ठीक है, देखो होशंगाबाद या नर्मदापुरम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर यह जो है नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, जिसे किसने बसाया था? हुसैन शाह गोरी ने। ये नाम याद रखना, इसे किसने बसाया था? हुसैन शाह गोरी ने। आदमगढ़ पुरातात्विक स्थल इसी जिले से संबंधित है। दोस्तों आपने नाम सुना होगा आदमगढ़, तो आदमगढ़ जो है यह एक पुरातात्विक स्थल है और यह स्थल जो है कहाँ से संबंध रखता है? नर्मदापुरम से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे वित्त मंत्रालय की सिक्योरिटी पेपर मिल, दोस्तों सिक्योरिटी पेपर मिल जो है यह कहाँ स्थित है? यह भी नर्मदापुरम में स्थित है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। ठीक है, चलो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों? 1352 मीटर। ये ऊंचाई भी याद रखना, और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, इसको भी ध्यान रखिएगा। और यह किस जिले में स्थित है? तो यह नर्मदापुरम में स्थित है। नर्मदापुरम में भी कहाँ पर? पंचमढ़ी में। ठीक है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पंचमढ़ी है, जहां 199 सेंटीमीटर क्या है? बारिश होती है। ठीक है, प्रदेश की पहली खुली जेल कॉलोनी कहाँ मिलेगी? नर्मदापुरम में मिलेगी। और बाबई, जिसका नाम जो है अभी वर्तमान में बदल कर क्या कर दिया दोस्तों? माखन नगर। इसलिए कर दिया है क्योंकि माखन लाल चतुर्वेदी का जन्म बाबई में ही हुआ है। बाबई, होशंगाबाद या नर्मदापुरम, यहाँ पर माखन लाल चतुर्वेदी जी का जो है जन्म हुआ है। इसी बात को ध्यान में रखकर बाबई का नाम अब माखन नगर कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म जो है यह भी कहाँ मिलेगा आपको? बाबई में मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट और हैं, इनको भी देखिए दोस्तों। मध्य प्रदेश का पहला जैव रिजर्व मंडल कहाँ है दोस्तों? पंचमढ़ी में। देखो इसके पीछे दो बात है, आपको दोनों बात ध्यान रखनी होगी। ये हमारे मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में 3 जैव रिजर्व मंडल है। अब 3 कौन कौन से हैं? देखो एक तो पंचमढ़ी है। देखो समझना दोस्तों, भारत सरकार के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में कितने हैं? 3 है। ठीक है, और यूनेस्को के अनुसार भी जो है मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो इसने भी मध्य प्रदेश में 3 जो है स्थान, इन्हीं 3 स्थानों को जो है यहाँ पर जैव रिजर्व मंडल के रूप में शामिल किया है। लेकिन दोनों की तारीख अलग अलग है, डेट अलग अलग है, आपको ये ध्यान रखना। सबसे पहले अगर हम पंचमढ़ी की बात करें तो इसे कब घोषित किया गया? तो पंचमढ़ी को दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो जैव रिजर्व मंडल जो है कब घोषित किया गया? 1999 में। ठीक है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अचानक मार्ग कहाँ है? पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये है अमरकंटक में। ठीक है, यहाँ थोड़ी स्पेस कम है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ अमरकंटक। और इसको कब जो है घोषित किया गया था? तो इसको किया गया था 2005 में। ठीक है, और एक और नाम याद रखना दोस्तों, पन्ना को भी जो है इसमें शामिल किया गया है 2011 में। ठीक है, तो ये हमारी भारत सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश के 3 क्या है दोस्तों? जैव रिजर्व मंडल है ना, ये ध्यान रखिएगा। इन सब में 6 वर्ष का अंतराल है, 1999, फिर 6 वर्ष बाद जो है 2005, फिर 6 वर्ष बाद 2011। लेकिन यदि यूनेस्को के अनुसार आप इनकी डेट देखोगे तो आपको परिवर्तन लगेगा। यूनेस्को ने इन्हें कब कब घोषित किया है? तो यहाँ पर पंचमढ़ी को यूनेस्को ने किया है दोस्तों वर्ष 2009 में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर अचानक मार्ग इसको किया है 2012 में, और पन्ना को किया है 2020 में। तो ये डेट जो है ये भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यदि आपसे इस प्रकार नहीं पूछता है और इस प्रकार पूछ ले तो भी आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। तो यहाँ पर बात निकली थी तो हमने इसको भी अच्छे से समझ लिया है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ है दोस्तों? पंचमढ़ी में है, और पंचमढ़ी को ही सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। आर्मी एजुकेशन कोर जो है कहाँ स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है। और अगर गांव जिसे आगरिया भी कहते हैं, यहाँ से बुल फ्राम जिसे टंगस्टन जो है ये प्राप्त जो है हमारा कहाँ से होता है? अगर गांव से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी कहाँ मिलेगा? इटारसी में मिलेगा, जो नर्मदापुरम में है। और सबसे लंबा नदी पुल, यदि सड़क के हिसाब से देखा जाए नदी पुल, तो यह जो है तवा नदी पर बना हुआ है। और जो तवा नदी कहाँ है दोस्तों? होशंगाबाद से जो है
निकलती है ये। और तवा नदी जो है ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है, ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलो ठीक है, ये बात हो गई। चलो एक और इम्पोर्टेंट इनके कुछ फैक्ट है वो भी देख लीजिए। नर्मदा जयंती जो है यहाँ का प्रमुख त्योहार है और देश का एकमात्र जड़ी बूटी बैंक, देश की सॉरी प्रदेश की एकमात्र जड़ी बूटी बैंक कहाँ है? पंचमढ़ी में स्थित है, ध्यान रखिएगा। पर्यटन की अगर बात करें तो यहाँ के कुछ पर्यटन है जो प्रमुख है, इंपोर्टेंट है, याद रखिए। पंचमढ़ी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तवा जलाशय, सेठानी घाट, सनसेट पॉइंट और पांडव गुफाएं। ठीक है, पांडव गुफाएं याद रखिएगा। तथा पंचमढ़ी में कई जलप्रपात भी जो है यहाँ पर देखने योग्य है, ये ध्यान रखिएगा। बोरी घाटी क्षेत्र आपने कई बार नाम सुना होगा, तो यह बोरी घाटी क्षेत्र जो है यह भी नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत ही आता है, जो सागौन के वृक्षों के लिए क्या है दोस्तों? फेमस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें जो है हमारी नर्मदापुरम से संबंधित है। अगला और इम्पोर्टेंट हमारा करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का नोवा टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? अब दोस्तों नोवा टाइगर रिजर्व जो है ये किसे घोषित किया गया है? तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है, जो देश का कौन सा है? 58 क्रमांक का टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इससे पहले मध्य प्रदेश का जो है 8वां जो था वो टाइगर रिजर्व कौन सा था दोस्तों? रातापानी अभ्यारण्य था। इसे जो है दोस्तों देश का ये 57 क्रमांक का जो है हमारा क्या है? टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो पिछले 2 से 3 महीने में हमारे यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व जो है घोषित किए गए हैं। तो 8वां हमारा रातापानी अभ्यारण्य हो जाएगा जो देश का 57 क्रमांक का है, और 9वां हमारा जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है शिवपुरी में ही स्थित है, और यहाँ पर ये जो है 58 क्रमांक का जो है हमारा टाइगर रिजर्व है देश का, और मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व इसे घोषित किया गया है। पूरी कहानी समझाता हूँ अच्छे से, आप यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। ठीक है, पहले जो यहाँ पर हमारी बात हुई है करंट से संबंधित थोड़ी सी बात देख लेते हैं, फिर इन दोनों अभ्यारण्य के बारे में अच्छे से समझेंगे। इसके साथ साथ और भी अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो है अभ्यारण्य से संबंधित है, टाइगर रिजर्व से संबंधित है, उनको भी अभी यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो अपना मोटा मोटा सारा जो है ये वाला बिंदु भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकोनॉमी सॉरी चौथी जो इकाई है ज्योग्राफी, उसमें अच्छे से इनका वन वनावरण और ये सारा जो है अभ्यारण्य वगैरह सारा बिंदु जो है वहां पर आपको देखने को मिलता है। तो सारा हम यहाँ पर इसको भी अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, 3 माह में दूसरा टाइगर रिजर्व, देखो मुख्यमंत्री जो है उनके अनुसार ये जो है कही गई बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि 3 माह में प्रदेश में दूसरे टाइगर रिजर्व का प्रारंभ होना पर्यटन की दृष्टि से क्या है? अति महत्वपूर्ण है। और डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़कर के नाम से रातापानी अभ्यारण्य 8वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था। आपको नाम याद रखना है दोस्तों, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़कर, और वांकड़कर जो है इन्हीं के नाम पर जो है रातापानी अभ्यारण्य का नाम रखा गया है, और यह हमारे मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बनाया गया था, और देश का कौन सा है दोस्तों? 57 क्रमांक का। ठीक है, ये बात भी साथ में याद रखिएगा। वर्ष 2025 की शुरुआत से वन्य जीवन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण और अनुकूल सिद्ध हो रहा है, और मध्य प्रदेश में वन्य जीवों के साथ मनुष्यों के सहजीवन का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है। वर्तमान में जितने भी टाइगर रिजर्व है वहां पर्यटन विभाग के होटलों सहित वाहनों की 100% बुकिंग की स्थिति रहती है, और प्रदेश में पर्यटक संख्या निरंतर बढ़ती रहेगी। ये जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कही गई बात है, जो मैंने आपको यहाँ पर करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है। आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकड़कर के नाम से जो है रातापानी अभ्यारण्य का नाम रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर ये 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, और देश का 57 क्रमांक का। और हमारा जो शिवपुरी वाला जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है, यह जो है हमारा कौन सा? 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, चलो इसके बारे में अब देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में कहाँ मिलेगा दोस्तों? आपको शिवपुरी में। पहली बात आप यहाँ पर ये याद रखिएगा, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 375.233 वर्ग किलोमीटर। कई जगह 371 भी मिलता है, 371 भी मिलता है, लेकिन अभी जनसंपर्क की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उससे मैंने ये डेटा आपके सामने लिया है और रखा है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे, स्वतंत्रता से पूर्व यह सिंधिया महाराजाओं का शिकार स्थल हुआ करता था। तात्या टोपे की समाधि व जीवाजी राव द्वारा निर्मित जॉर्ज केसल भवन, ठीक है, यह दोनों इस उद्यान में आपको स्थित है, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किस उद्यान में? ये है हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर आपको ये दोनों दिखेंगे, तात्या टोपे की समाधि और जीवाजी राव द्वारा निर्मित जॉर्ज केसल भवन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नदी है मनिहार नदी, और मनिहार नदी जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उनसे जो जो नदियां प्रवाहित होती है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए कि मनिहार नदी जो है यह जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान से निकलती है। इंपॉर्टेंट है, ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। चलो, सांक्य सागर एवं माधव सागर झील जो है इसी उद्यान की शोभा बढ़ाते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा।
और सर्वाधिक तेंदुआ तेंदुआ जो है इसी उद्यान में पाए जाते हैं। आगे देखना, इस पार्क में उत्तर पश्चिम में मणिखेड़ा बांध स्थित है। जो यह जो पार्क है इसके उत्तर पश्चिम में आपको मणिखेड़ा बांध मिलेगा। आपको ये बताना है कि मणिखेड़ा बांध जो है दोस्तों ये किस नदी पर बनाया हुआ है। ठीक है, ये किस नदी पर बनाया हुआ है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देकर बताना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं ये सारे क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं दोस्तों। 3 माह वाला हमने यहाँ पर देख लिया था, थोड़ा सा देख लेते हैं रातापानी अभ्यारण्य के बारे में भी। यह जो है रायसेन में स्थित है। यह जो है रायसेन में स्थित दोस्तों, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और 907 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। यहाँ एक मछली घर स्थापित किया गया है और वन विकास द्वारा इसे मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है और इसका नाम श्री विष्णु वाकड़कर के नाम से जो है जाना जाता है इसको। ठीक है, और यह देश का कौन सा है, 57 क्रमांक का। ये भी ध्यान रखिएगा, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि सीधे सीधे आपसे इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। थोड़ा सा देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है और वहां से कौन कौन सी नदियां प्रभावित होती है, ये प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, इनको भी हम यहाँ पर अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूँ तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी निकलती है, देनवा नदी। ठीक है, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच और कान्हल नदी जो है यहाँ से निकलेगी। डायनासोर जो है दोस्तों यहाँ से जोबट नदी प्रभावित होती है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान से। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी। कान्हा जो है राष्ट्रीय उद्यान से बंजर और हालोन, ये नाम आपने कितनी बार सुना होगा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ से निकलती है। बांधवगढ़ से जो चरण गंगा नदी निकलती है और माधव राष्ट्रीय उद्यान से मनिहार नदी, जो हमने थोड़ी देर पहले देख लिया था। तो ये कुछ नदियां हैं। इसके साथ साथ दोस्तों ये जितने भी हमारे टाइगर रिजर्व है, इन टाइगर रिजर्व को किस वर्ष जो है शामिल किया गया है इन राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल राष्ट्रीय उद्यान, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इन राष्ट्रीय उद्यानों को कब टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, इन पर हम अच्छे से यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले कान्हा किसली टाइगर रिजर्व की अगर बात करूं तो ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है, जिसे टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया 1973-74 में। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व 1992, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1993 में, पन्ना टाइगर रिजर्व 1994, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 1999, संजय डुबरी, ये नाम थोड़ा ऐसा है, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व जो है यह जो है 2008 में, और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2023, ये है पन्ना टाइगर, ये है रातापानी टाइगर रिजर्व 2024 में इसे शामिल किया गया, और अभी हमारा माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया है 2025 में। ठीक है, तो ये हमारा 8वां हो जाएगा दोस्तों और ये हमारा 9वां हो जाएगा। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखिएगा, दोनों बात इंपॉर्टेंट है। चलो अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। हाल ही में कटनी सहित कितने स्थानों पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, आपने पिछली बार देखा होगा कि रीजनल कॉन्क्लेव हुई थी, लगभग 7 हमारे बड़े बड़े शहरों में रीजनल कॉन्क्लेव हुई थी, जिसमें अंतिम रूप से शहडोल में हुई थी, जिससे क्या है क्षेत्रीय स्तर पर जो है क्या है औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। इसी बात को ध्यान में रखकर उसे प्रारंभ किया गया था। हाल ही में कटनी सहित 10 ऐसे स्थान हैं जहां पर अब इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का फिर से आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रारंभिक रूप से इंदौर में इसका प्रारंभ होगा, इंदौर के बाद उज्जैन में होगा, और फिर अन्य अन्य स्थानों पर यह जो है इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जो है आयोजित की जाएगी। आपको देखो दोस्तों दोनों बात याद रखना, अगर इंदौर में भी शुरू हो रही है तो किस बात को ध्यान में रखकर की जाएगी, और उज्जैन में होगी तो किस बात को ध्यान में रखकर की जाएगी। इसके साथ साथ फिर अन्य स्थान जो है वहां पर जब इसे आयोजित किया जाएगा तो वहां की कुछ प्रमुख विशेषताओं को ध्यान में रखकर इसे आयोजित किया जाता है। देखो शुरुआत अगर करें सबसे पहले इंदौर से, तो इंदौर से अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आईटी, सेमीकंडक्टर व आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग पर केंद्रित इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, और उसके बाद जो है उज्जैन में पर्यटन को ध्यान में रखकर इसे शुरू किया जाएगा। ठीक है, और विशेषकर अगर पर्यटन की बात करें तो धार्मिक पर्यटन पर जो है यहाँ पर उज्जैन में भी इसको प्रारंभ किया जाएगा, और फूड प्रोसेसिंग, इन दोनों बात को ध्यान में रखकर इसका आयोजन किया जाएगा उज्जैन में। फिर इसके बाद हमारे अन्य स्थानों पर भी यह जो है आयोजित की जाएगी, ताकि हमारे आसपास के जितने भी बड़े बड़े शहर है वहां पर औद्योगिक गतिविधियां बेहतर तरीके से संचालित हो सके। ठीक है, ये सारी बात आपको पता है। आगे देखते दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा यूनियन कार्बाइड मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित रहा है। अब आपने न्यूज में देखा ही होगा दोस्तों, यूनियन कार्बाइड काफी चर्चा का विषय रहा है, और यह जो है हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से, तो यह मध्य प्रदेश का जो धार जिला है, धार जिले में एक औद्योगिक शहर है पीथमपुर, वहां पर जो है यूनियन कार्बाइड से संबंधित अभी कुछ क्या है चल रहे हैं दोस्तों, गतिविधियां चल रही है। थोड़ी सी इसकी कहानी समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा।
पहले समझते हैं दोस्तों यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड क्या है दोस्तों, यह एक कंपनी है, ठीक है। पहली बात आप यहाँ ये याद रखना, और ये कंपनी है दोस्तों यूएसए की, ठीक है। और इस कंपनी का ही एक प्लांट था, कहाँ पर, भोपाल में। हमारी राजधानी भोपाल है, भोपाल में एक इसका जो है प्लांट था। और 1984 की त्रासदी आपने सुनी होगी दोस्तों, कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है ये प्रश्न। 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में इस घटना, यह जो घटना हुई थी, इस घटना में जो कंपनी थी वो यूनियन कार्बाइड कंपनी ही थी, ठीक है। और इस कंपनी द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, यह जो यूनियन कार्बाइड कंपनी है, यह कंपनी क्या करती है, पॉलीमर्स बनाती है और कुछ रसायन बनाती है, ठीक है, रसायन या केमिकल्स बनाती है। और इस जो हमारे भोपाल में स्थित इस प्लांट में 1984 में एक गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइड, और इस मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण वहां पर ब्लास्ट हुआ और बहुत सारे लोग जो है वहां पर अपनी जान गंवा बैठे, ठीक है। और यह इतिहास में, यूनियन कार्बाइड के भी इतिहास में सबसे ज्यादा अगर दर्दनाक कोई सी घटना है तो वह हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में जो हुई घटना है, ठीक है। तो अभी क्या चल रहा है दोस्तों, कि यहाँ पर जब 1984 के आसपास जब ये जो घटना हुई थी, तो इसके बाद जो वहां पर जो अपशिष्ट था, जो कचरा था, लगभग 12-13 टन ऐसा कचरा है, उस कचरे को वहां से उठाकर मध्य प्रदेश का जो हमारा धार जिला है, धार जिले में स्थित पीतमपुर है, उस पीतमपुर में उस अपशिष्ट को जलाने का जो है यहाँ पर प्रबंधन किया जा रहा है। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग जो है उनका क्या है, थोड़ा सा इसको लेकर उनको डर लग रहा है कि कहीं यहाँ पर अपशिष्ट जलाया जाएगा तो इससे हमारे पर्यावरण को भी जो है हानि पहुंचेगी, हम मतलब पर्यावरण भी हमारा दूषित होगा, और इसके साथ साथ जो हमारे जल निकासी है इन पर भी इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए वहाँ के लोगों द्वारा इसको रोकने की अपील की जा रही है सरकार से, और सरकार ने इस पर सुनवाई की है, और यह मामला जो है अभी हाई कोर्ट में चल रहा है। तो यहाँ पर एक प्रमुख बिंदु यही है कि आपको यूनियन कार्बाइड वाली जो बात अगर कहीं निकलती है तो वो हमारे अभी मध्य प्रदेश के पीतमपुर जिले से, धार जिले के पीतमपुर से संबंधित, आपको ये बात यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ये तो मोटा मोटा आपको भोपाल गैस त्रासदी के बारे में सब पता है, लेकिन थोड़ा सा यूनियन कार्बाइड के बारे में जाना आपने, और ये हमारे मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर से अभी संबंधित है, ये बात भी आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें ज्यादा कुछ बात करने जैसा है नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश और किस राज्य के निर्वाचन आयोग के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ है। एमओयू क्या होता है दोस्तों, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, दो या दो से अधिक पार्टियां जो है ऑफिशियली क्या करती है, अपना एग्रीमेंट करती है, ठीक है, किसी भी बात को लेकर वो अपना एग्रीमेंट करती है। तो यहाँ पर दो या दो पार्टी के मध्य यदि कोई ऑफिशियली तरीके से कुछ एग्रीमेंट हो रहा है, वही हमारा एमओयू कहलाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में मध्य प्रदेश और किस राज्य के निर्वाचन आयोग के मध्य यह समझौता हुआ है, तो अब जो है मध्य प्रदेश का जो निर्वाचन आयोग है वो जम्मू कश्मीर के नगर निकाय के चुनावों में भी क्या करेगा, मदद करेगा, किस प्रकार जो है वहां पर अच्छे से जो है निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की जा सके और उसे अच्छे से पूर्ण किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखकर जो है यह समझौता हुआ है, ये बात भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्तों की 31 मतलब 31वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग और जम्मू कश्मीर राज्य निर्वाचन आयोग के बीच एमओयू किया गया है, और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग जम्मू कश्मीर में होने वाली नगरीय निकाय निर्वाचन की प्रक्रिया को सशक्त करने में मदद करेगा। इस पर मैंने बता दिया आपको। आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट बात है दोस्तों समझना। यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग सीधा सीधा प्रश्न पूछता है, देखो क्यों पूछता है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यदि आप यूनिट 5 में पहुंचोगे, और यूनिट 5 में एक लाइन दी है जिसमें किसका जिक्र किया गया है दोस्तों, कमीशंस का। वहां पर कमीशंस का जिक्र हुआ है, और कमीशंस में सीधे सीधे आपसे निर्वाचन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो आपको राज्य निर्वाचन आयोग का अनुच्छेद पूछ सकता है, या फिर आपसे सेंट्रल लेवल पे जो निर्वाचन होते हैं इसका आपसे अनुच्छेद पूछ सकता है, आर्टिकल पूछ सकता है, या फिर राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है वर्तमान में मध्य प्रदेश के, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है, और यहाँ पर सचिव के से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वर्तमान में वो सी मनोज श्रीवास्तव है, और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन सचिव जो है वो अभिषेक सिंह है। लेकिन आपको अब क्या बताना है दोस्तों कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसका अनुच्छेद क्या है, और केंद्र निर्वाचन आयोग जो है इसका अनुच्छेद क्या है। कमीशन की बात बतानी है आपको यहाँ पर, है ना, कि ये दोनों जो कमीशन है इनके आर्टिकल्स क्या है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोगों को ये सारी बातें यहाँ पर बतानी है, ठीक है।
चलो, 42वीं नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ है? तो दोस्तों इतना सा याद रखना, 42 क्रमांक की जो नेशनल सीनियर रोइंग चैंपियनशिप है, रोइंग मतलब नौकायन चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पर हो रही है? भोपाल में हो रही है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखना, इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं। और यहाँ पर ये कब से कब तक आयोजित की जाएगी? 3 से 7 मार्च तक जो है इसका आयोजन किया जाएगा और ये 5 दिवसीय रहेगी। और इसमें 14 इवेंट्स जो यहाँ पर हुए, टोटल इसमें कितने 14 इवेंट जो है आयोजित किए जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और 7 मार्च को जो है इसे संपन्न किया जाएगा, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे। हाल ही में राज्य सरकार ने भगोरिया उत्सव को राजकीय स्तर पर मनाए जाने की घोषणा की है। यह किस जनजाति से संबंधित है? दोस्तों अभी आपने यह सुना होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भगोरिया उत्सव में उन्होंने भाग लिया है, वहां पर गए हैं, लोगों से मिले हैं और इस उत्सव को जो है अब राजकीय स्तर पर मनाए जाने की भी बात उन्होंने कही है। तो यह पहली बात तो आप ध्यान रखिएगा कि यह जो है भगोरिया उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से संबंधित है। और एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यदि बात करेंगे तो यूनिट 10 जो है हमारी किससे संबंधित है? जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, तो भील जनजाति, पहली बात तो आप ये याद रखना। भगोरिया उत्सव, थोड़ा सा भगोरिया उत्सव को और बेहतर तरीके से समझते हैं ताकि यूनिट 10 का ये बिंदु भी हमारा अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट हो सके। ठीक है, चलो देखो, भगोरिया की यदि हम बात करें तो दोस्तों यह होली के अवसर पर फागुन माह में या मार्च में जो है मनाया जाता है। और आपको इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि यह कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो यह 7 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, कुल 7 दिनों तक मनाया जाता है। और भगोरिया उत्सव में एक नृत्य किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है गेहर नृत्य। आपसे सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि गेहर नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से है? तो आपको ध्यान रखना होगा भील जनजाति से। ठीक है, ये बिंदु इंपॉर्टेंट है। और इसका प्रारंभ दाहोद से हुआ है, गुजरात से, ऐसा माना जाता है। और इस पर्व को मुख्यतः 3 भागों में मनाया जाता है। 3 भागों में जो है यह भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। गुलालिया, ठीक है, उसके बाद दूसरा है गोल गधेड़ो और तीसरा है उजाड़िया। इसको 3 पार्ट में मनाया जाता है। और इन 3 पार्ट को यदि आप देखोगे तो इन 3 पार्ट को मनाने में 7 दिन लगते हैं। ठीक है, ये कैसे लगते हैं मैं आपको बताता हूँ आगे। और भगोरिया उत्सव को भीलों का प्रणय उत्सव भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखिएगा। देखो, पहली बात गुलालिया हमने देखा है, फिर देखा है हमने गोल गधेड़ो और फिर देखा है उजाड़िया। दोस्तों गुलालिया की यदि हम बात करेंगे तो यह कितने प्रारंभ के 2 दिनों में इसका आयोजन किया जाता है। और इसमें जो विवाह हेतु जो भी इच्छुक युवक है वह अपनी पसंद की युवती जो है उसको गुलाल लगाकर अपने प्रेम को प्रकट करता है। और फिर यदि युवती भी प्रतिक्रिया स्वरूप उस पर गुलाल लगा देती है तो उन दोनों की सहमति मान ली जाती है। तो ये गुलालिया में ये आयोजन किया जाता है और ये सारी प्रक्रिया होती है। यदि गोल गधेड़ों की अगर बात करेंगे तो गोल गधेड़ो गुलालिया के बाद 3 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, ये 2 दिनों तक मनाया जाता है, प्रारंभिक 2 दिनों तक। और गोल गधेड़ो जो है यह 3 दिनों तक मनाया जाता है, इसके बाद के 3 दिन। ठीक है, और इसमें युवक युवतियां जो है युवकों के समूह को घेरे रहती है। एक युवक रहता है और जो युवतियां रहेगी वो उनको क्या कर लेगी? ऐसे घेर देगी तथा युवक अपनी पसंद की युवती को लेकर वहां से भाग जाता है। ठीक है, यदि वो भागने में सफल रहता है तो बाद में फिर उनका विवाह करवा दिया जाता है। ये इनकी अपनी प्रोसेस रहती है। और फिर बात करते हैं उजाड़िया की दोस्तों। तो भगोरिया पर्व के अंतिम 2 दिन, तो अंतिम 2 दिनों में कौन सा? उजाड़िया पर्व मनाया जाएगा। और इसमें जो है जनजाति लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदते हैं और इस मेले के पश्चात यह पर्व उजड़ जाता है, इसलिए इसको उजाड़िया कहते हैं। थोड़ा सा डेप्थ में मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे सीधे सीधे पूछता नहीं है कि यह कितने दिनों तक मनाया जाता है। 7 दिन तक यह पर्व रहता है, लेकिन इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। गुलालिया 2 दिन तक रहेगा, प्रारंभिक 2 दिन, गोल गधेड़ो 3 दिन इसके बाद से, और उजाड़िया 2 दिन। ठीक है, इस प्रकार से भी आपसे ये प्रश्न बन सकता है, इसलिए हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। दोस्तों हाल ही में चर्चा में रही रैंप योजना, ठीक है, रैंप योजना का संबंध किस वर्ग से है? ये इंपॉर्टेंट है रैंप योजना। ठीक है, रैंप योजना जो है इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म में दोस्तों यहाँ पर राइजिंग, ठीक है, एक्सिलरेटिंग और एमएसएमई परफॉर्मेंस, तो ये इसका फुल फॉर्म है। और रैंप योजना इसलिए चर्चा में है, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा, हाल ही में केंद्र सरकार जो है महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए जो है निरंतर प्रयास कर रही है। तो महिलाओं को उद्यम में अच्छा सा उनको नॉलेज हो, अवेयर हो, इसी बात को ध्यान में रखकर यह योजना जो है चल रही है। और वर्तमान में मध्य प्रदेश से संबंधित भी आपको यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो कुछ महिलाएं हैं इनको हैदराबाद भेजा गया है
ताकि वो उद्यम से संबंधित कुछ बातों को समझे और खुद से जो है आगे फिर उद्यम में अपनी जो है एबिलिटी, अपनी योग्यता के अनुसार जो है अच्छे से अपना उद्यम जो है या अपना उद्योग धंधा जो है शुरू कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर ये महिलाओं के लिए स्पेशली है रैंप योजना, और वित्त वर्ष 2022-23 में इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 2022-23 में इसे प्रारंभ किया गया था। फुल फॉर्म याद रखना दोस्तों, राइजिंग, ठीक है, एक्सिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर भारत सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की रैंप योजना और मध्य प्रदेश सरकार के एमएसएमई विभाग के सहयोग से राज्य की 45 महिला उद्यमियों ने हैदराबाद के फिक्की इंडस्ट्रियल पार्क को एक्सप्लोजर की यात्रा की है इन लोगों ने। और इस यात्रा का उद्देश्य महिला उद्यमियों को उद्योग के व्यवहारिक अनुभव, नेटवर्किंग के अवसर और व्यवसाय प्रबंधन में नई जानकारियां प्रदान करना था। ठीक है दोस्तों, यदि बात एमएसएमई की निकली है तो आप जानते हो एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इकाई 6 में आप जाओगे तो वहां पर आपको मध्य प्रदेश में एमएसएमई ये वाला बिंदु दिखेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर यहाँ पर मैं सारे आयाम जो है आपके एमएसएमई के एक बार बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश सूक्ष्म लघु उद्यम विभाग जो है इसकी स्थापना हुई थी 5 अप्रैल 2016 को, ये डेट याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड जो है इसकी घोषणा हुई थी 8 अक्टूबर 2014 को, और इसकी स्थापना हुई है 14 अक्टूबर 2014 को। इसका अध्यक्ष जो है दोस्तों सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री होते हैं। ठीक है, और इसका विशेष रूप से अगर देखा जाए तो यह लघु उद्योग एवं संवर्धन बोर्ड द्वारा उद्योग संवर्धन संबंधी अनुशंसाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित शीर्ष समिति को प्रस्तुत करता है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान क्या रखना है, इन दोनों की स्थापना। ठीक है, स्थापना अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछी जा सकती है। दोस्तों एक और बात याद रखिएगा, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यालय है भोपाल में। अब ये क्या करता है, यह मध्य प्रदेश में स्थित एमएसएमई को कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। ठीक है, ताकि यह प्रतिस्पर्धी बाजारों के लिए अपने उत्पादों को क्या विकसित कर सके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बात भी आप यहाँ पर याद रखना, 1961 भोपाल। ठीक है, दोनों बात इंपॉर्टेंट थी, दोनों बात आपके लिए जरूरी है। एक थोड़ा सा हटके है ये क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अब थोड़ा सा इस पर विचार करने जैसी बात है, समझने जैसी बात है। अभी लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश सरकार जो है एक बड़ा कदम उठा रही है। यहाँ तक कि आप देखोगे इसमें जो सजा का प्रावधान रहेगा, लव जिहाद मतलब पहली बात तो ये समझिए लव जिहाद होता क्या है। कई बार क्या होता है, महिलाओं को या लड़कियों को धर्म छिपाकर, मतलब स्वयं का धर्म छिपाकर उनको बहला फुसलाकर उनसे विवाह कर लिया जाता है और बाद में फिर उनके साथ जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए ही सरकार ने जो है एक नया फैसला लिया है, और इस फैसले में अब सरकार जो है हमारी मध्य प्रदेश सरकार इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कृत करेगा तो उसको आजीवन कारावास तथा फांसी तक की सजा सुनाएगी। ठीक है, आप जानते हो मध्य प्रदेश में एक अधिनियम है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, जो 1968 में लाया गया था, और इस अधिनियम में दोस्तों संशोधन हुआ था 2021 में। पहले इसमें सजा का प्रावधान लगभग 1 से 3 वर्ष 5 वर्ष तक था और 25,000 का जुर्माना हुआ करता था। फिर बाद में 3 से 10 वर्ष की इसमें सजा सुना दी जाती है, 85,000 का इसमें जुर्माना भी जो है इसमें शामिल किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जो नॉर्मली आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि यदि इस प्रकार से कोई कृत करेगा तो उसे फांसी तक की सजा भी हमारी सरकार जो है अब सुनाएगी। इस पर जो है अभी चल रहा है मंथन, इस पर जो है चर्चा चल रही है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी अपकमिंग बैचेस की। ठीक है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को लेकर हमारे संस्थान द्वारा जो है एक नई बैच जो है प्रारंभ की जा रही है। दोस्तों इसमें आपको लगभग यकीन मानो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर कवर किया जाएगा। आपको पूरी क्लास जो है लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस में मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों क्लास नोट्स मिलेंगे। ये क्लास नोट्स केवल क्लास नोट्स नहीं रहेंगे, 1 से लेके 10 यूनिट जो है, इन 10 यूनिट्स के पीडीएफ में मैं आपको यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। कुछ बुकलेट्स भी रहेगी, वो भी समय पर आपको दे दी जाएगी। और यहाँ पर संपूर्ण जो है 10 इकाई जो है हमारे संस्थान द्वारा जो आयोजित किए गए नोट्स भी है वो भी आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज रहेगी जिसमें 10 सब्जेक्टिव टेस्ट रहेंगे और 20 एफएलटी रहेगी। ठीक है, डाउट सेशन भी रहेगा। डाउट सेशन इस प्रकार से रहेगा कि आप इस नंबर पर कॉल करके किसी भी प्रकार से आप अपना जो डाउट है वो पूछ सकते हो, या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लिख कर भी आप जो है व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर, जिसपे हम समझ कर
अपना जो है वहाँ पर जो है समाधान देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यह जो है 21 मार्च 21 को जो है यह जो है प्रारंभ होने वाली है ये बैच। तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हमारी एप्लीकेशन है दोस्तों, आप इसको एंड्रॉयड फ़ोन में इस प्रकार जो है ओमकार इंस्टीट्यूट के नाम से यदि आप ऐप स्टोर पर डालोगे तो आपको हमारी एप्लीकेशन जो है मिल जाएगी। और यह ऑफर है दोस्तों होली ऑफर, जिसमें मात्र आपको 2,999 रुपए मतलब 3,000 रुपए में आपको संपूर्ण एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के नोट्स प्लस आपको पूरी क्लास जो है हम यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें दोस्तों 10 आपको सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिलेंगे और 20 आपको एफएलटी भी मिलेगा। यदि आप हमारे संस्थान तक आकर ऑफलाइन भी टेस्ट देना चाहते हो तो आगे आप यहाँ आकर भी टेस्ट दे सकते हो और ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन पर जो है टेस्ट मिल जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों मेंस की अगर मैं बात करूँ, एमपीपीएससी में जिन लोगों का 2025 में प्रीलिम्स निकला है और मेंस दे रहे हैं उन लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण अवसर है और इम्पोर्टेंट आपके लिए ये इस बात को मैं ध्यान में रख कर कह सकता हूँ दोस्तों कि यह 17 मार्च से प्रारंभ हो रहा है और केवल 499 रुपए में कंप्लीट आपका इकोनॉमी का थर्ड पेपर का पार्ट ए हमारे संस्थान द्वारा करवाया जाएगा। यदि जो लोग 2026 को भी टारगेट कर रहे हैं वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसमें चेंज है नहीं। बहुत अच्छे से जो है इकोनॉमिक्स का यह टॉपिक जो है पूरा हम कंप्लीट करेंगे। पूरा पार्ट ए जो है, पार्ट ए थर्ड पेपर का जो पार्ट ए उसको हम बेहतर तरीके से यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, आंसर राइटिंग भी होगी। दोस्तों आंसर राइटिंग किस प्रकार से होगी, यदि हम यहाँ पर कुछ प्रश्न देंगे वो प्रश्न आप खुद से लिख कर हमें वापस भेजोगे तो उस पर हम अच्छे से जो है अपना जो है विचार देंगे, ताकि आप कहाँ पर त्रुटि कर रहे हो और कहाँ पर कमी हो रही है उस पर भी हम चर्चा कर पाएं। इसके साथ साथ डाउट सेशन रहेगा ही, आप इस नंबर पर कॉल करके आपके किसी भी प्रकार के जो डाउट्स रहेंगे वो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। और ये जो है पीडीएफ भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है अपलोड कर दी जाएगी। तो इस प्रकार यह कार्यक्रम अभी शुरू किया जा रहा है, आप जल्दी से जुड़ जाइएगा दोस्तों। बहुत बेहतर ये सारी क्लासेस होगी, आप यकीन मानिए आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 भी बेहतर से हम कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ मेंस का थर्ड पेपर का जो पार्ट ए है इसको भी बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमसे जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।